फिल्म की शुरुआत एक शांत और सुनसान ग्रामीण फार्म हाउस से होती है। खिड़की के पास एक बूढ़ी औरत बैठी होती है, हाथ में सिलाई और होठों पर एक धीमा उदास सा सुर। सब कुछ सामान्य लगता है। तभी अचानक खलिहान की ओर से कांच टकराने की आवाज आती है और पूरी शांति टूट जाती है। वो घबरा जाती है, एक लालटीन उठाती है और बाहर जाकर देखने लगती है कि आखिर हुआ क्या है। अंदर जानवर बेचैन होते हैं। वो उन्हें शांत करती है और फिर अपने बीमार पति के पास लौट आती है, जो बिस्तर पर लेटा हुआ है। कुछ देर बाद, उसी रात जब वो अपनी डायरी में कुछ लिख रही होती है, दूर कहीं से भेड़ियों के हूं हूं करने की आवाज सुनाई देती है, जो सन्नाटे को चीर देती है। खलिहान के भीतर जानवर अंधेरे में एकटक घूरते रहते हैं। अचानक लटकी हुई कांच की बोतलें जोर जोर से हिलने लगती हैं। एक पल के लिए एक शैतानी और धुंधला सा साया दिखाई देता है और तुरंत गायब हो जाता है। फिर सब कुछ दोबारा शांत हो जाता है। अगली सुबह बूढ़ी औरत रसोई में सब्जियां काट रही होती है। तभी उसके पीछे रखा हुआ एक कुर्सी अपने आप खिसक जाती है। वो घबराकर पलटती है और उसी पल दृश्य कट हो जाता है। अब सोमवार की सुबह होती है। उसकी बेटी लुईज अपने बीमार पिता से मिलने फार्म हाउस पहुंचती है। जैसे ही वो अंदर आती है, उसकी माँ ठंडे और बेरुखे अंदाज में उसका स्वागत करती है और बताती है कि उसका भाई माइकल थोड़ी देर पहले ही पहुंचा है। इसके बाद वो दोनों को चेतावनी देती है कि उन्हें इस जगह पर कभी नहीं आना चाहिए था। थोड़ी देर बाद लुईज बाहर जाती है और देखती है कि माइकल एक बूढ़े आदमी चार्ली के साथ मिलकर टायर ठीक कर रहा है। रात को पूरा परिवार खाने की मेज पर बैठा होता है। कमरे में अजीब सी खामोशी और भारीपन छाया रहता है। जब माइकल अपनी माँ को दिलासा देने की कोशिश करता है तो वो अचानक गुस्से में फट पड़ती है। जब माइकल डॉक्टर के बारे में पूछता है तो वो जिद करती है कि वे सच्चाई जानते हैं। वो उन्हें वहां से चले जाने को कहती है और गुस्से में उठकर चली जाती है। उसी रात दोनों भाई बहन साथ बैठते हैं और फिर से एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं। वे अपने माता पिता और एक दूसरे से दूर हो जाने के बारे में बात करते हैं। माइकल बताता है कि वो 1 हफ्ते तक रुकने वाला है और अपनी माँ को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। लुईज धीरे से स्वीकार करती है कि उसे अपराध बोध है, क्योंकि वो कभी अपनी माँ से खुलकर अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाई। लेकिन माइकल उसकी बात को टाल देता है और कहता है कि सब ठीक है। थोड़ी देर बाद लुईज दरवाज़ा बंद करती है और पानी पीने के लिए रसोई में जाती है। घर पूरी तरह शांत हो जाता है। तभी दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगता है। वो हिचकिचाती है, फिर जाकर उसे बंद कर देती है। अचानक कमरे के एक कोने में कुछ काला और रहस्यमय सा चमकता है और अगले ही पल गायब हो जाता है। वो बाहर झांकती है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं होता। वो दरवाज़ा फिर से बंद करती है। जैसे ही वो पलटती है, उसकी माँ उसके ठीक पीछे खड़ी होती है। लुईज कहती है कि शायद हवा की वजह से दरवाज़ा खुला होगा, लेकिन उसकी माँ के चेहरे से साफ झलकता है कि वो इस बात से संतुष्ट नहीं है। तभी उसे दरवाजे के खुलने की आवाज और धीमे घसीटते हुए कदमों की आहट सुनाई देती है। वो हिचकिचाती है, पर्दे पर जमी भाप को हाथ से साफ करती है और धीरे धीरे उसे खींचती है। उसके सामने उसका पिता खड़ा होता है। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हैं और उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा है। अचानक वो जोर से सिर हिलाने लगता है। लुईज चीख पड़ती है और माइकल को बुलाती है। माइकल दौड़ता हुआ अंदर आता है, लेकिन बाथरूम पूरी तरह खाली होता है। उसका पिता वहां से गायब हो चुका होता है। लुईज एक कोने में बैठ जाती है, कांपते हुए रोने लगती है। कुछ देर बाद वो माइकल को बताती है कि उसने क्या देखा था। माइकल उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, कहता है कि वो उसकी बात सुनेगा, लेकिन लुईज मना कर देती है और वहां से चली जाती है। जैसे ही माइकल बाहर निकलने लगता है, उसके पिता के बिस्तर से कुछ जमीन पर गिरता है, एक डायरी। माइकल उसे उठाता है और लुईज से कहता है कि ये उनकी माँ की है। जब लुईज पूछती है कि क्या उसने इसे पढ़ा है, तो माइकल बताता है कि उसने सिर्फ आखिरी पन्ना देखा था। उस पन्ने में अंधेरे में फंसे एक व्यक्ति का जिक्र था, जो मदद की गुहार लगा रहा था और कह रहा था कि वही उनके पिता को मार रहा है। आखिर में उनकी माँ ने एक ही शब्द बार बार लिखा था, शैतान। गुरुवार के दिन लुईज और माइकल अपनी माँ के पुराने स्टूडियो में बैठे होते हैं। चारों तरफ उसकी पुरानी चीजें फैली होती हैं। माइकल हैरान होता है कि उनकी माँ ने खुद को फांसी क्यों लगाई। पुलिस का कहना था कि वो बाथटब पर खड़ी होकर लटकी थी, लेकिन लुईज जोर देकर कहती है कि उसने उस दिन से पहले ही बाथटब हटा दिया था और उनकी माँ जमीन से काफी ऊंचाई पर लटकी हुई थी। इस सब का कोई साफ जवाब नहीं था। लुईज डायरी खोलती है और जोर से पढ़ने लगती है। उनकी माँ ने लिखा था कि उसे आवाजें सुनाई देती थीं। एक आवाज ऐसी थी जिसने उसे मौत की कामना करने पर मजबूर कर दिया था। उसने लिखा था कि दरवाजा बंद होने के बावजूद वो चीज अंदर आ जाती थी।
माइकल बेचैन हो जाता है और उससे लुकने को कहता है, लेकिन लुईस कांपती हुई आवाज में पढ़ना जारी रखती है। वो पढ़ती है कि कोई चीज बिस्तर पर चढ़ाती थी, उनके पिता को चोट पहुंचाती थी, उस पर हंसती थी और ये एहसास कराती थी कि वो बहुत पहले ही मर चुकी है। दृश्य बदलता है। एक शांत से दफ्तर में माइकल और लुईस फॉरेंसिक डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर उन्हें बताता है कि उनकी मां की जेब से कई छोटे छोटे क्रॉस मिले थे। लुईस चौंक जाती है क्योंकि उसकी मां कभी धार्मिक नहीं रही थी। उसी रात लुईस अपने पिता के बिस्तर के पास बैठी होती है और उसका हाथ सहला रही होती है। अचानक उसे जोर की खांसी आती है। लुईस पास झुकती है और उसी पल डर से पीछे हट जाती है। एक मकड़ी उसके पिता के मुंह से बाहर निकलती है। वो घबराकर पीछे हटती है। माइकल दौड़ता हुआ अंदर आता है और पूछता है कि क्या हुआ। लुईस अब भी सदमे में कहती है कि बस एक मकड़ी थी, हालांकि वो खुद भी नहीं जानती कि उसने जो देखा वो सच था या नहीं। कुछ देर बाद माइकल अपने कमरे में सो रहा होता है। अचानक उसकी लाइट अपने आप जल जाती है। वो उठता है, बाहर गलियारे में देखता है, कोई नहीं होता। वो लाइट बंद करता है और वापस लेट जाता है, लेकिन कुछ ही पलों में लाइट फिर से जल उठती है। झुंझलाकर वो उठता है और खिड़की से बाहर देखता है। उसकी सांस अटक जाती है। उनकी मां बाहर खड़ी होती है। वो जमीन से ऊपर हवा में तैर रही होती है और मुस्कुरा रही होती है। अगले ही पल उसकी आवाज कमरे के अंदर से धीरे धीरे वही पुराना सुर गुनगुनाने लगती है। माइकल धीरे धीरे मुड़ता है, लाइट जलाता है और जब दोबारा देखता है वहां कोई नहीं होता। शुक्रवार की सुबह लुईस उठती है और बाथरूम में जाती है। वो शीशे में देखती है, उसके होठों पर लिपस्टिक लगी होती है। वो डर कर उसे जोर जोर से रगड़ती है और अपने पिता के कमरे में दौड़ती है। वहां बिस्तर पर वही लिपस्टिक पड़ी होती है। वो अभी समझ ही पाती है कि फोन बज उठता है। वो उठाती है, लेकिन एक रिकॉर्डेड आवाज कहती है कि ये नंबर उपलब्ध नहीं है। वो उलझन में कॉल काट देती है। फोन फिर बजता है। इस बार एक जानी पहचानी आवाज फुसफुसाती है कि उसने उसे यहां आने से मना किया था। डर उस पर पूरी तरह हावी हो जाता है। वो फोन जमीन पर फेंक देती है। उसी समय माइकल घर लौटता है। वो देखता है कि बारिश में एक पादरी बाहर खड़ा है। पादरी साफ तौर पर उसे जानता है। बिना कुछ कहे वो माइकल को एक छोटा सा क्रॉस देता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उनकी मां की जेब में से मिला था। कुछ देर बाद पादरी घर के अंदर बैठा होता है। वो बताता है कि वो उनकी मां को जानता था। वो कहता है कि वो हमेशा डरी हुई और अकेली रहती थी और जब भी उसे मदद चाहिए होती थी वो उससे मिलने आता था। माइकल और लुईस एक दूसरे की ओर चिंतित नजरों से देखते हैं। उसकी बातें सच्ची लगती हैं, लेकिन फिर भी कुछ गलत सा महसूस होता है। पादरी जोर देकर कहता है कि वो सिर्फ उसकी मदद करना चाहता था, क्योंकि उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो उसकी बात सुने। आखिरकार माइकल उसे घर छोड़कर जाने को कहता है। बाहर निकलने से ठीक पहले पादरी रुकता है। वो पलटकर बेहद शांत आवाज में कहता है, शैतान बाहर नहीं है, वो इसी घर के अंदर है। उसी रात लुईस अपनी मां की डायरी हाथ में लिए धीरे धीरे खलिहान की ओर बढ़ती है। उसी समय माइकल अपनी पत्नी से फोन पर बात करता है। वो कबूल करता है कि वो पूरी तरह उलझा हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा कि लुईस क्या चाहती है। वो कहता है कि वो बस घर लौटना चाहता है और ये भी मान लेता है कि उसकी मां ही आखिरी चीज थी जो उसे इस जगह से बांधे हुए थी। खलिहान के अंदर लुईस डायरी खोलती है। वो पंक्तियां पढ़ती है जिनमें लिखा है कि कोई चीज देख रही है, इंतजार कर रही है और हर जगह मौजूद है। अचानक माहौल भारी हो जाता है। कांच टूटने की आवाज सन्नाटे को चीर देती है। लुईस घूमती है। उसे लगता है कि शायद माइकल है, लेकिन उसके पीछे एक काली छाया आकार लेने लगती है, लंबी होती जाती है और सांस लेने लगती है। कुछ देर बाद दोनों भाई बहन साथ बैठते हैं और जो हो रहा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। लुईस जोर देकर कहती है कि उनकी मां पागल नहीं थी, उसने सच में कुछ देखा था। माइकल पहले हिचकिचाता है, फिर मान जाता है। वो कबूल करता है कि पिछली रात उसने भी अपनी मां को खिड़की के बाहर देखा था, लेकिन जो उसने देखा वो उसकी मां नहीं थी। उसी रात माइकल अजीब आवाजों से जाग जाता है। वो देखता है लुईस खिड़की के पास खड़ी बाहर घूर रही है। वो फुसफुसाकर कहती है, बाहर कुछ है। दोनों सावधानी से देखते हैं। वहां पादरी खड़ा होता है। माइकल दरवाजा खोलता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। पादरी शांत लेकिन डरावनी आवाज में कहता है, तुम दोनों को बाहर निकल जाना चाहिए। लुईस टॉर्च उसकी ओर घुमाती है और वहीं जम जाती है। उसका चेहरा विकृत होता है। अब वो इंसान से ज्यादा कुछ शैतानी लगता है। धीमी और डरावनी आवाज में वो पूछता है, क्या तुम्हें रस्सियां चाहिए? उसी पल फोन बज उठता है। लुईस कांप जाती है और उन कुछ सेकंड्स में पादरी गायब हो जाता है। माइकल बाहर दौड़ता है, उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं होता, न पैरों के निशान, न कोई सबूत। फोन फिर बजता है। माइकल लुईस को मना करता है, लेकिन वो उठा लेती है।
उधर कोई जवाब नहीं होता। गुस्से में वो फोन पटक देती है और लाइन पूरी तरह काट देती है। कुछ देर बाद पता चलता है कि पड़ोसी चार्ली उन्हें फोन करने की कोशिश कर रहा था। जब चार्ली अपने घर लौटता है, अंधेरे में अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं। वो शिकार की बंदूक उठाता है और धीरे धीरे हॉल में बढ़ता है। अचानक वो रुक जाता है। उसके सामने लुईस खड़ी होती है, या फिर कुछ वैसा ही। वो आकृति अपने शरीर पर चाकू फेरती है। चार्ली पूछता है, तुम क्या चाहती हो? वो करीब आती है और उसके कान में फुसफुसाती है। वो उसे दोषी ठहराती है जो कुछ उसके साथ हुआ उसके लिए। फिर उसकी आंखों के सामने अपनी ही गर्दन काट लेती है। चार्ली डर से टूट जाता है। वो बंदूक मुंह में डालता है और खुद को गोली मार लेता है। अगली सुबह माइकल और लुईस पादरी को हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिलता। वे तय करते हैं कि अपने पिता को लेकर इस जगह से चले जाएंगे। कुछ देर बाद एक डॉक्टर पिता की जांच करता है और उन्हें चेतावनी देता है। उन्हें ले जाना बेहद खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर के जाने के बाद माइकल नर्स से पूछता है कि क्या वो हमेशा लोगों को उनकी सबसे कमजोर हालत में देखती है। नर्स कहती है कि वो कमजोरी देखती है, लेकिन प्यार भी देखती है। कभी कभी वही इकलौती होती है जो किसी के मरते वक्त साथ होती है। और सबसे बुरी बात यह है, अकेले मर जाना। माइकल को अपनी माँ की बातें याद आती हैं। नर्स कहती है कि वो जानती है कि वे आस्तिक नहीं है, लेकिन वो मानती है कि इस दुनिया में बुराई है और प्यार भी, और प्यार आत्मा की रक्षा करता है। उसी रात पूरी भेड़ों का झुंड खलिहान से भाग जाता है। कुछ देर बाद एक घायल बकरी 3 पैरों पर लंगड़ाती हुई लौटती है। जब वे जांच करते हैं तो पाते हैं कि बाकी सारी बकरियां मार दी गई हैं। लुईस कहती है, भेड़िए ऐसा नहीं करते। माइकल दूसरे डॉक्टर को बुलाने की सोचता है, लेकिन लुईस उसे अपनी मां की चेतावनी याद दिलाती है। वे शवों को जला देते हैं। लुईस पूछती है कि कितनी लाशें बची हैं। माइकल कहता है, शायद 5। उनमें एक गर्भवती बकरी भी थी। वो कहता है कि वो उन्हें संभाल लेगा। जाने से पहले माइकल लुईस से कहता है कि वो पिता के साथ रहे। लुईस मानती है कि वो डरी हुई है। माइकल कहता है वो भी उतना ही डरता है। वो खलिहान की ओर चला जाता है। अंदर उसकी पत्नी बेकी का फोन आता है। फोन रखते ही अजीब आवाजें शुरू हो जाती हैं। फुसफुसाहट, गूंज और फिर पूरी खामोशी। अंधेरे से उसकी माँ की आवाज आती है, गुनगुनाती हुई। आवाज करीब आती है। माइकल चीखता है, उसे उससे बात करने को कहता है। डर उसे जकड़ लेता है। वो जमीन पर गिर जाता है। वो अपनी गर्दन पर खुद को नुकसान पहुंचाने ही वाला होता है, लेकिन आखिरी पल में रुक जाता है। कुछ देर बाद लुईस देखती है कि माइकल घर लौट आया है। उसका चेहरा सफेद है, उसका शरीर कांप रहा है। वो बिस्तर पर बैठ जाता है, पूरी तरह टूटा हुआ। उसी रात लुईस सो रही होती है। उसके कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। वो कदमों की आवाज सुनती है। कुछ बिस्तर पर चढ़ता है। वो देखती है एक धुंधला साया उसके पिता के ऊपर मंडरा रहा है। वो डर से सिर घुमाती है और देखती है कि उसका पिता छत से चिपका हुआ है, दर्द से चीख रहा है। वो चिल्लाता है, भाग जाओ। अचानक लुईस जाग जाती है। ये सब एक बुरा सपना था। रविवार की सुबह होती है। लुईस अपने पिता की गर्दन पर अजीब निशान देखती है। वो माइकल को ढूंढती है, लेकिन वो नहीं मिलता। दरवाजे पर दस्तक होती है। वो खोलती है। बाहर एक छोटी लड़की खड़ी होती है। वो बताती है कि वो चार्ली की पोती है। वे उन्हें फोन कर रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। शांत आवाज में वो कहती है, चार्ली मर गया है। लुईस स्तब्ध रह जाती है। उसी पल उसके पिता को खांसी आती है। लुईस लड़की को अंदर आने देती है। अचानक लड़की की आवाज बदल जाती है। वो शैतानी मुस्कान के साथ कहती है, मुझे गंध आ रही है। वो करीब है और सड़ रहा है। डर के मारे लुईस अपने पिता के कमरे की ओर दौड़ती है। जब वो लौटती है, लड़की गायब होती है। फिर अचानक वो उसके पीछे प्रकट होती है, सीधे उसकी आंखों में देखती है और हवा में गायब हो जाती है। लुईस दरवाजा जोर से बंद करती है और माइकल को फोन करती है। कॉल वॉइसमेल पर चली जाती है। नर्स पहुंचती है और लुईस का डर महसूस करती है। बिना ज्यादा बोले वो मसीह की तस्वीर वाली मोमबत्ती जलाती है और पिता के बिस्तर के पास रख देती है। लुईस लैंडलाइन से माइकल को फिर फोन करती है। आखिरकार वो उठाता है। वो कहता है वो जा चुका है। लुईस टूट जाती है। वो पूछती है वो उसे अकेला कैसे छोड़ सकता है। माइकल कहता है उसकी पत्नी और बच्चे उसे चाहिए और वो उनसे प्यार करता है। वे बहस कर रहे होते हैं। उसी समय नर्स पास बैठकर सिलाई कर रही होती है। अचानक वो बीच टाँके में जम जाती है। एक मकड़ी उसके चेहरे पर रेंगती है। कमरे में फुसफुसाहट भर जाती है।
उसी पल माइकल फोन पर गिड़गिड़ाता है, लुईस से कहता है कि वो घर छोड़ दे और खुद को बचा ले। लाइन कट जाती है। कुछ ही पलों बाद लुईस एक तीखी चीख सुनती है। वो दौड़कर जाती है और देखती है कि नर्स पागलों की तरह अपने चेहरे में सुई घोंप रही है। लुईस कुछ कर पाती उससे पहले नर्स उसके पेट में सुई घोंप देती है। दूसरे वार में उसे बेहोश कर देती है। फिर वो उसे हॉल में घसीटती है, उसकी आंखें निकाल लेती है और जमीन पर गिरकर मर जाती है। उसी समय दूर कहीं माइकल अपने घर पहुंचता है। वहां वो एक भयानक दृश्य देखता है। उसकी बेटियां जमीन पर पड़ी होती हैं। उसकी मां पास खड़ी है, हाथ में चाकू। दर्द उसे तोड़ देता है। वो खुद को मार लेता है, लेकिन मरने से ठीक पहले उसे भयानक सच्चाई समझ आती है। ये सब उस दुष्ट सत्ता का भ्रम था। अफसोस, उसका असली परिवार कुछ सेकंड बाद घर में दाखिल होता है। वे उसे मरा हुआ पाते हैं। बेकी चीख पड़ती है। हम फिर फार्म हाउस लौटते हैं। लुईस धीरे धीरे होश में आती है। पूरा शरीर दर्द से कांप रहा होता है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन सीढ़ियों से गिर जाती है। जब वो अपने पिता की कमजोर खांसी सुनती है तो उसे छोड़ नहीं पाती। वो रेंग कर अपने पिता के कमरे में लौटती है। वो माफी मांगती है, कहती है कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी। अचानक माइकल की आवाज सुनाई देती है, मदद की गुहार, फुसफुसाहट और भयानक गूंज के साथ। लुईस उस अदृश्य शक्ति पर चीखती है, उसे छोड़ देने की भीख मांगती है। मोमबत्ती कांपती है और बुझ जाती है। उसके पिता की सांस धीरे धीरे थम जाती है। लुईस उसका हाथ थाम लेती है, कहती है कि वो उससे प्यार करती है। उसकी आखिरी सांस के साथ कमरे में सन्नाटा छा जाता है। फिर अंधेरे से उसकी मां की आवाज आती है, नरम, अजीब और फिर भी जानी पहचानी। लुईस कुछ समझ पाती उससे पहले कोई चीज पीछे से उसे पकड़ लेती है। उसकी डरावनी चीख खाली फार्म हाउस में गूंज उठती है। यही फिल्म का अंत है। ये कहानी एक भारी सच्चाई छोड़ जाती है। बुराई हमेशा बाहर से नहीं आती, कभी कभी वो तुम्हारे भीतर इंतजार कर रही होती है।